स्वागत है आप सभी का एमआर स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला उपविषय वाक्य। दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद व उसके उदाहरण। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे वाक्य कहते हैं। ऐसा सार्थक समूह शब्दों का जिससे एक विचार पूर्णतः स्पष्ट हो, वो बात जो कही जा रही है उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, सामने वाले को उसका भाव समझ में आता हो, चाहे वो लिखा हुआ हो चाहे वो बोला गया हो, तो उसे वाक्य कहते हैं। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। भावार्थ के आधार पर भी वाक्य की सबसे बड़ी व सबसे छोटी इकाई वाक्य ही होता है, क्योंकि भावार्थ के आधार पर भाषा का सिर्फ एक ही अंग होता है, वह होता है वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हमारे पास चर्चा के लिए है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना का अर्थ होता है बनावट। तो वाक्य की अलग अलग बनावट हो सकती है और बनावट के आधार पर ही वाक्य के भेद भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो वो भेद हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हम बारी बारी से इन तीनों के भेदों पर, रचना के आधार पर जो तीन भेद हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले करेंगे हम सरल वाक्य की। सरल वाक्य इसमें जानेंगे हम सरल वाक्य क्या है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है और उसके उदाहरण, उसके उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य वाली बातें या तथ्य। तो सबसे पहले जानेंगे हम सरल वाक्य क्या है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ये उद्देश्य और विधेय क्या है, वाक्य के अंग होते हैं। तो जिस वाक्य में ये दोनों अंग यानी कि एक एक ही हो, उद्देश्य भी एक हो और विधेय भी एक हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, कर्ता मतलब करने वाला, वो जो उद्देश्य है वो एक से अधिक हो और उनकी जो क्रिया भी समान हो, एक जैसी हो क्रिया, करने वाले चाहे दो हो या एक हो, लेकिन क्रिया उनकी समान है, तो वह उस वाक्य को सरल या साधारण वाक्य ही माना जाता है। क्योंकि क्रिया जो समान क्रिया करने वाले समस्त कर्ता एक ही उद्देश्य को दर्शाते हैं, वहाँ पर क्या है, वो एक ही सब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ है साधारण वाक्य के उदाहरण, देखिए जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा सरल वाक्य की बनावट। तो रवि पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ कौन है, उद्देश्य क्या है, रवि। पुस्तक पढ़ता है क्या है, विधेय है। यहाँ एक ही कर्ता और एक ही क्या है, विधेय है, एक ही क्रिया है। रमेश एवं सुरेश भोजन करते हैं, तो यहाँ क्या है, कर्ता जो है वो एक से अधिक है, रमेश एवं सुरेश। तो यहाँ पर क्या है, दो तो कर्ता हैं, लेकिन वो जो विधेय है, उद्देश्य दो हैं और विधेय क्या है, समान है क्रिया। तो यहाँ भी क्या है, सरल वाक्य है। मेहनत करने वाला विद्यार्थी ही सफल होता है, तो यहाँ भी क्या है, सरल वाक्य की पहचान है। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, सिंपल बड़े साधारण शब्दों में बात कही गई है, वाक्य को बनाया गया है इसमें। सीता खाना बना रही है, देखिए यहाँ भी क्या है, सीता एक उद्देश्य और उसके बाद इसका विधेय शामिल किया गया है। तो यह क्या है, सरल वाक्य के उदाहरण है। इससे हमें पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि एक उद्देश्य और एक विधेय है तो भी सरल वाक्य है, एक से अधिक उद्देश्य हैं और समान क्रिया करने वाले हैं तब भी वो क्या है, सरल वाक्य ही माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। साधारण वाक्य के मुख्य तथ्य। दोस्तों, साधारण वाक्य के मुख्य तथ्य जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जानते हैं साधारण वाक्य के जो सरल वाक्य के मुख्य तथ्य क्या होते हैं, मुख्य बातें क्या होती हैं। यदि किसी वाक्य में एक कर्ता हो एवं उसकी क्रियाएं एक से अधिक हों तो समस्त क्रियाओं को एक ही विधेय माना जाता है। देखिए ध्यान से, यदि किसी वाक्य में एक कर्ता हो और उसकी क्रियाएं एक से अधिक हों, क्रियाएं ज्यादा भी हों, तो क्या है, वो समस्त क्रियाओं को एक ही विधेय माना जाता है, उसे अलग अलग नहीं मानेंगे हम। अर्थात एक कर्ता की एक से अधिक क्रियाएं होने पर भी वाक्य क्या है, साधारण ही होगा, उसको सरल वाक्य ही कहेंगे। जैसे रवि पढ़ एवं लिख रहा है, तो यहाँ उद्देश्य क्या है, एक है, लेकिन विधेय में क्या है, क्रियाएं दो हैं, पढ़ एवं लिख। तो पढ़ना और लिखना दो क्रियाएं हो रही हैं इसमें, तब भी क्या है, एक ही विधेय माना जाएगा। इन दोनों चीजों को, दोनों क्रियाओं को एक ही विधेय माना जाएगा और कर्ता यह सरल वाक्य ही होगा। देखते हैं आगे दूसरा उद्देश्य तथ्य देखिए, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, इससे पिछले तथ्य में क्या था, एक से अधिक क्रियाएं हो, समान क्रियाएं हो, तो वो कर्ता एक ही हो। लेकिन यहाँ क्या है दूसरे तथ्य में, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तथा समस्त कर्ताओं की क्रियाएं एक से अधिक एवं समान हो, तो वाक्य को साधारण वाक्य ही माना जाता है। तब भी वाक्य को क्या कहेंगे हम, सरल या साधारण वाक्य ही मानेंगे, क्योंकि समान क्रियाएं करने वाले समस्त कर्ताओं की जितने भी कर्ता हैं उनको एक ही उद्देश्य मानेंगे तथा उनकी क्रियाओं को भी क्या मानेंगे, एक ही विधेय मानेंगे। तो उदाहरण में देखिए, महेश रमेश व सुरेश पढ़ एवं लिख रहे हैं, तो यहाँ तक क्या है, ये उद्देश्य है। तो इसमें जो कर्ता है वो तीन है, महेश रमेश व सुरेश पढ़ एवं लिख रहे हैं, तो क्या है, इनको हम दोनों क्रियाओं को क्या मानेंगे, एक विधेय मानेंगे। और इनको जो समान ये वो है कर्ता, तो महेश रमेश व सुरेश ये क्या है, उद्देश्य माने जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार क्रियाएं अधिक हैं, करने वाले एक समान हैं, तो समस्त कर्ताओं को भी क्या माना जाएगा, एक उद्देश्य माना जाएगा और इनकी क्रियाओं को भी क्या माना जाएगा, एक ही विधेय माना जाएगा। तो ये तब भी सरल वाक्य की पहचान बताई जाएगी। इसके बाद है इसका दूसरा भेद, संयुक्त वाक्य। वह वाक्य जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्यों, अब हमें साधारण वाक्यों का पता है, सरल वाक्यों का पता है, तो वो क्या है, जब भी किसी वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र जो अपने आप में पूरी तरह से स्पष्ट हैं, तो वो स्वतंत्र साधारण वाक्यों में, सरल वाक्यों में या प्रधान उपवाक्यों के मेल से बना हो, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो वो दो वाक्य शामिल होते हैं उसमें, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी भी अगर एक उपवाक्य को हटा देने पर शेष बचे हुए जो उपवाक्य बचेंगे उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका कोई अर्थ पर कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई भी उसमें अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि एक वाक्य हटा दिया गया तो दूसरा वाक्य उससे प्रभावित होगा, जी नहीं, उसके अर्थ में कोई प्रभाव नहीं आता। अगर एक उपवाक्य को या उसमें से दो उपवाक्यों में से, तीन उपवाक्यों में से क्या किया जाता है, अगर एक को हटा दिया जाता है तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, ये संयुक्त वाक्य हैं। परीक्षाओं में अधिकतर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न दिए गए वाक्यों में से संयुक्त वाक्य छांटिए कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो देखिए संयुक्त वाक्य की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सभी जो वाक्य हैं वो संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, किंतु परंतु लेकिन तथा या एवं अथवा और बल्कि अतः इनसे जुड़े रहते हैं। ये एक ट्रिक भी है इसको पहचानने की। बहुत बार तो प्रश्न इतना सरल पूछा जाता है कि तुरंत पहचान लिया जाता है। इसमें हमें कौन से शब्द मिलेंगे, किंतु परंतु लेकिन तथा या एवं अथवा और बल्कि अतः, इन शब्दों को, संयोजक शब्दों को हम देखते हैं तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य है। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना होगा हमें
सभी वाक्य ही, इस तरह के दिए हुए वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य नहीं होंगे, क्योंकि यह कोई जरूरी शर्त नहीं है कि ये आपने देखे संयोजक शब्द और तुरंत कह दिया कि ये तो ऐसा वाक्य है, क्योंकि कई वाक्य तो इस तरह से बिना संयोजक शब्दों के भी दिए जाते हैं, लेकिन वो होते संयुक्त वाक्य हैं। उनको हम उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। चलिए, तो संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक चाय बना रहा है। तो ये दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। तो देखिए, इसमें रवि पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक चाय बना रहा है, यहाँ कोई भी संयोजक शब्द नहीं दिया गया है। यह तब भी क्या है, संयुक्त वाक्य है। सीता बीमार है इसलिए आज ऑफिस नहीं आई है, यहाँ संयोजक शब्द हमें इसलिए मिल गया। मैं घर से निकला ही था कि शंकर मिल गया और हम खेलने चले गए। तो यहाँ भी क्या है, और संयोजक से देखिए मिल गया और खेलने चले गए, दो वाक्य हैं। वैसे अगर हम इनमें से एक को हटा भी देते हैं, हम खेलने चले गए तो इसको हटा देते हैं, तो इसके मैं घर से निकला ही था कि शंकर मिल गया, अपने आप में वाक्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन संयोजक शब्द और से इसको जोड़ा गया, हम खेलने चले गए। तो दो ये वाक्य हैं स्वतंत्र, तो इनको संयोजक शब्दों से के साथ के सहयोग से इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। संयोजक शब्द मिलेंगे आपको, लेकिन आवश्यक शर्त यह नहीं है कि संयोजक शब्द के बिना संयुक्त वाक्य नहीं होता। देखिए, पहले ही उदाहरण में हमने इस चीज को स्पष्ट कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। मिश्रित वाक्य क्या है? अब इसका वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद हमारे पास है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, डिपेंडेंट हो उसके ऊपर, उसके बिना उस वाक्य को अधूरा माना जाएगा। उससे ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। यदि किसी वाक्य के सभी उपवाक्य योजक शब्दों से प्रारंभ हों, देखिए, यदि किसी मिश्र वाक्य में के सभी उपवाक्य क्या हैं, योजक शब्दों के, जो जोड़ने वाले शब्द हैं, उनसे ही शुरुआत होती हो, उस वाक्य का अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य तथा शेष वाक्य क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें क्या रहता है कि कंडीशन रहती है, शर्त रहती है। और कई जो है वाक्य का प्रारंभ में मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि वो योजक शब्दों से आरंभ होते हैं। तो वहां क्या होगा, वाक्य का अंतिम जो उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य तथा बाकी जो शेष बचेगा हमारे पास वो क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। वो डिपेंडेंट होगा, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे वाक्य। यदि ऐसा होगा तो ये पॉसिबल है, संभव है। तो इस तरह से वाक्य, इसकी मिश्र वाक्य की हम पहचान करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है। इसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं, इसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां मिश्र वाक्य होती हैं। मिश्रित वाक्य में जब तब, जैसा वैसा, कि जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जो सो वह आदि योजक शब्दों से क्या होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम देखेंगे वाक्यों के अंदर और तुरंत पहचान जाएंगे। इसकी ट्रिक है, पहचान है मिश्रित वाक्य की। तो इन योजक शब्दों के माध्यम से इनको हम मिश्रित वाक्यों को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। बस हमें क्या याद रखना है, जब तब, जैसा वैसा, कि जितना उतना, उसकी, जिसकी, उसकी, किसकी, इस तरह से जुड़े हुए वाक्य होते हैं। यदि तो, तथापि, यद्यपि, जो सो वह आदि, ये शब्द क्या है, इनसे वाक्यों को बनाया जाता है। इसमें एक क्या होता है, प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा इसमें आश्रित उपवाक्य होता है। देखते हैं इसके उदाहरण। मिश्रित उपवाक्य के वाक्यों के उदाहरण देखिए। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, अहिंसा मत करो। तो देखिए, हमें मिल गया इसका ज्वाइन। कवि ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है। रवि ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, योजक शब्द से जोड़ा गया है इसको। जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। यदि तुम मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। यदि तुम, कंडीशन दे दी इसने, ठीक है, आश्रित उपवाक्य है। जो विद्यार्थी मेहनत करता है, जो सो वह, जो वह। तो इस तरह से हमें योजक शब्द मिल गए। हमें तुरंत पहचान हो गई कि क्या है, इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक क्या है,
आश्रित उपवाक्य है। तो ये किसकी पहचान है? मिश्रित वाक्य की। हम तुरंत पहचान सकते हैं कि ये मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का हिंदी व्याकरण का उपविषय वाक्य। और वाक्य में भी हमने कौन सा भेद पढ़ा? रचना के आधार पर वाक्य के भेद, उन्हें अच्छे से क्लियर किया उदाहरणों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस प्राप्त होती रहें। आप यूं ही बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।